साहिर लुधियानवी ने लिखा था, मेरे सरकश तराने सुन के दुनिया ये समझती है कि शायद मेरे दिल को इश्क के नगमों से नफरत है। मेरी सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों, मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सिसकती नाजनीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, अमारत के तकब्बुर को, किसी के चीथड़ों को और शहनशाही खजानों को, तो दिल ताबे निशाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूं भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल से लेकर अब तक बजट जो वफाकी हुकूमत ने पेश किया उस पर बहुत सी चहमगोइयाँ जा रही हैं। कोई ये बात करता है कि बजट पे बहुत अच्छा रिलीफ दिया गया है। किसी ने बात ये की कि ये बजट इंतखाबी साल का बजट है और इंतखाबी साल के बजट ऐसे ही आया करते हैं। किसी ने ये बात की कि IMF के साथ डील होने वाली है, इसीलिए ये अवाम को रिलीफ मुहैया करने वाले हैं। और कोई ये बात करता है कि ये 3-4 महीनों तक का बजट है और उसके बाद फिर एक मिनी बजट की सूरत में नजरसानी की जाएगी। लेकिन अगर इसके खदोखाल देखे जाएं और इसका अहाता किया जाए तो आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि 1 जुलाई 2023 से 31 जून 2024 तक पाकिस्तान का कुल खर्चा 14,460 अरब रुपए होगा, जबकि पाकिस्तान की कुल आमदन 7,536 अरब रुपए होगी। अब 14,460 अरब में से बकौल इसहाक डार साहब सूबों को देने के बाद 6,888 अरब रुपए विफाक के पास बचेंगे और उन्हीं के मुताबिक सूद की मद में अदायगियां 7,300 अरब और अब सूद की मद में अदायगियां करने और सूबों को देने के बाद बैलेंस -500 अरब रुपए चला जाएगा। अब आपने जरा मंजरनामा मुलाहिजा करना है। खजाना कंगाल होगा, जाने कौन सी जंबील होगी जिसमें हाथ डाला जाएगा और कारून का खजाना निकाला जाएगा। ऐलानात के मुताबिक जो वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने किए, 761 अरब की पेंशन की मद में दिए जाएंगे। पास में धेला नहीं है, जंबील में हाथ डाला जाएगा और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे PSDP कहा जाता है उसके लिए 1100 अरब रुपए निकाल लिए जाएंगे। पास में धेला नहीं है, जंबील में हाथ डाला जाएगा और हुकूमत चलाने के लिए 714 अरब रुपए निकाल लिए जाएंगे। पास में धेला नहीं है, जंबील में हाथ डाला जाएगा और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए निकाल लिए जाएंगे। पास में धेला नहीं है, जंबील में हाथ डाला जाएगा और 1074 अरब रुपए सब्सिडी के लिए निकाल लिए जाएंगे। पास में धेला नहीं है, जंबील में हाथ डाला जाएगा और उसमें से ग्रांट्स के लिए 1464 अरब रुपए निकाल लिए जाएंगे। अभी इसमें बजट खसारा शामिल नहीं है, जो वफाकी हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 7,000 अरब के करीब या 6,500 अरब के करीब पाकिस्तान का बजट खसारा होगा। यह दूसरे अल्फाज में यूं कह लीजिए कि 6,924 अरब रुपए खर्च कहां कहां करने हैं यह फैसला तो हो चुका है, लेकिन ये 6,924 अरब रुपए आएंगे कहां से, इस बारे में अभी सोचना है। अगर कोई बंदोबस्त ना हुआ तो फिर कर्जा लेकर पूरे कर लिए जाएंगे। हमारी असल और जाती आमदन जो 7,536 अरब रुपए होगी उसको कैसे खर्च करने का प्लान है, तो उसमें से 7,303 अरब रुपए तो साबिका कर्जों की सूद की मद में अदायगियां चली जाएंगी। बाकी बचेंगे 233 अरब रुपए और एक अदद बीन बचेगी जिसे भैंस के आगे बजाते रहिए। यह अभी IMF की किस्त के साथ मैनेज किया गया। सोचिए कि अगर किस्त भी ना हो तो फिर क्या करना है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने ये जो बजट तश्कील दिया है, इस बजट की तश्कील में वफाकी हुकूमत IMF से अपनी आखिरी किस्त लेना चाहती है और वो 10वीं और 11वीं जायजा इजलास में शिरकत नहीं करना चाहते और IMF की डील को यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। अब बजट को इसी मुताबिक चलाया जाएगा और फिर दोबारा से IMF के पास 7.5 अरब डॉलर की प्ली रखी जाएगी कि हमारी मौजूदा इकॉनमी इस हैसियत में नहीं है कि हम खुद पैसा जनरेट कर सकें। हमारी हालत जिस जगह पर पहुंच चुकी है, हम आलमी रैंकिंग में जिस हद तक मनफी सतह पर पहुंच चुके हैं, तो आप हमें नए सिरे से नई टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है वो कर्जा फराहम करें।
लेकिन IMF इसमें पसोपेश का मुजाहरा कर रहा है। IMF ये जानता है कि इस हुकूमत के रहने या ना रहने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। अगर इंतखाबात के पैसे इसी बजट में शामिल कर लिए गए हैं, इंतखाबात हो जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस इनके साथ सेट की जाएंगी, तो फिर अगली हुकूमत आके उसमें अगर रुकावट डाले, जिस तरह माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ था, अगर वो रुकावट डाले तो हम क्या करेंगे? इसलिए IMF पसोपेश का मुजाहरा कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये सिर्फ फर्जी एदाद-उश-शुमार बताए गए हैं, सिर्फ हमें राम करने की कोशिश की गई है। हमें यह बताया गया है कि 35% सूबों ने इजाफा कर दिया और 30% विफाक तनख्वाहों में इजाफा कर रहा है। एडहॉकिज्म पे आप इजाफा कर रहे हैं। बुनियादी तनख्वाह पे इजाफा किया होता तो एक आम सरकारी मुलाजिम को पता होता कि आपने उसके साथ क्या अच्छा किया है। एडहॉकिज्म पे आप इजाफा करने के बाद उसे यह भी यकीन नहीं रहेगा कि इस महीने अगर मिलती है तो अगले महीने आप इसका खात्मा भी कर सकते हैं। एडहॉकिज्म पे तो कभी भी खत्म किया जा सकता है। आप एडहॉकिज्म पे पूरे साल का प्लान लेके आए, लेकिन पूरे साल के प्लान के पीछे आपके पास पैसा मौजूद नहीं है। बताइए वो ज़ंबील किसकी है जिसके अंदर हाथ डाल के आपने अरबों खरबों रुपया निकालना है? वो ज़ंबील आपको आसिफ अली जरदारी साहब ने फराहम की है, या वो ज़ंबील आपको मियां नवाज शरीफ साहब ने फराहम की है, या वो ज़ंबील आसिफ अली जरदारी साहब जो LCCI, PIAF, बिजनेसमैन पैनल और उसके साथ साथ FPCCI के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, उन्होंने वो ज़ंबील आपको फराहम कर दी है? अगर ऐसी कोई ज़ंबील आपके पास मौजूद नहीं है, अगर ऐसा कोई कानून का खजाना आपके पास मौजूद नहीं है, अगर ऐसा कोई नुस्खा कीमिया आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर अवाम को बुद्धू बनाना छोड़ दीजिए। अवाम इतने बुद्धू नहीं है। ये पेट का रोग जो है ये दिमाग के ऊपर मुसल्लत हो रहा है। लोग इस वक्त इस सोच विचार में है कि हमारी पूरी कैसे पड़ेगी। अब सवाल यह है कि सरकारी मुलाजमीन की आपने तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, महंगाई में कमी तो वाकई नहीं होगी, आपने उनकी बाइंग पार बढ़ा दी है। तो यह बताइए कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन कितने हैं? यह बताइए कि आप जो एक मजदूर की उजरत का तखमीना लगाते हैं या जो डिसाइड करते हैं उसके मुताबिक कितने मजदूरों को उजरत मिलती है? यह बताइए आपकी जो पार्टी सेक्रेटरीट है, जितनी भी पार्टीज हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUIFA है, ANP है, BNP है, BAP है, आपकी दीगर जो पार्टियां हैं, JWP है, इन तमाम के जो पार्टी सेक्रेटरीट है वहां पे काम करने वाले स्वीपर, वहां पे काम करने वाले खानसामा या वहां पे काम करने वाले दीगर अफराद, क्या वो एक मजदूर की उजरत के बराबर आपसे उजरत वसूल करते हैं? दिल पे हाथ रख के बताइएगा। फिर यह बताइए कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर कितना बड़ा सेक्टर है। एक आम मजदूर या एक आम ऑफिस में काम करने वाला शख्स जिसकी तनख्वाह ही 35 से 50 हज़ार के दरमियान है, उसकी तनख्वाह में कहां से इजाफा होगा? आपने मार्केट का दबाव कम नहीं किया, आपने महंगाई कम नहीं की, आप एक तबके की बाइंग पार बढ़ाना चाहते हैं कि वो अगर वो जो चीज 100 रुपए में उसे खरीदने में मुश्किल पेश आ रही है तो वो हम उसको 100 रुपया फराहम करेंगे, उसकी बाइंग पार वहां तक लेके जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सरकार के मुलाजमीन का तबका जो है वो 20% से भी कम है। तो दूसरा इतना बड़ा तबका है, वो अपना पेट किस तरीके से पालेगा? उसका पेट आप काटने का सोच रहे हैं। महंगाई के इस दौर में आमदन और अखराजात का फर्क कैसे पूरा होगा, यह बुनियादी सवाल है। इस सवाल के जवाब में हुकूमत ने आइंदा माली साल का विफाकी बजट पेश किया जिसका असर पूरे मुल्क पे पड़ेगा। यह बजट एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान सियासी और मुआशी बहरान का सामना कर रहा है। एक बड़ा मसला यह भी है कि हुकूमत ने जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जे ले रखे हैं वो वापस करने और कुछ की किस्तें अदा करनी है। ज़र मुबादला खासतौर पर अमरीकी डॉलर तो पाकिस्तान के पास पहले ही बहुत कम है। ऐसे में पाकिस्तान की हुकूमत कर्ज के लिए आलमी मालियाती इदारे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF से मुआहिदा करने की ख्वाहिशमंद है, जहां से उसे लगभग $2 अरब मिलने की उम्मीद है। इस मुआहिदे से दीगर इदारों और ममालिक से कर्ज लेने की राह भी हमवार हो जाएगी। इसीलिए IMF के साथ मुआहिदा जरूरी है जिसमें ताखीर पर ताखीर हुई और हुकूमत का यह मानना है कि वह IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुकी है। दूसरी जानिब इस हुकूमत की जानिब से मुतवक्किया तौर पर यह आखिरी बजट भी है क्योंकि इसी साल आम इंतखाबात को भी होना है। आमतौर पर जब हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करने के करीब होती हैं और उन्हें बजट बनाना पड़ जाए तो वह आम आदमी को खुश करने के लिए टैक्स में कमी करती हैं, रिलीफ की स्कीम्स का ऐलान करती हैं, सब्सिडीज देती हैं या मौजूदा सब्सिडी को बढ़ा देती हैं। ऐसे में रवा माली साल के बजट के हवाले से बहुत से माहिरीन ये राय रखते हैं कि आम आदमी के लिए बजट में 5 चीज़ें अहम हैं।
IMF से इमदाद मिलने की उम्मीद की वजह से आइंदा माली साल के विफाकी बजट में $2.4 अरब की मुतवक्के इमदाद को शामिल किया गया। अब तक IMF की जानिब से कर्जा जारी करने का मुआहिदा नहीं हो सका। पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात में इक्तसादी माहिरीन ये समझते हैं कि हुकूमत का IMF के साथ कर्ज के लिए मुआहिदा होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नज़र आता है कि IMF की शराइत माने बगैर ऐसा होना मुमकिन नहीं। आसान अल्फाज में समझाता हूँ। IMF की बजट के हवाले से जो शराइत है उनका खुलासा यही है कि हुकूमत बजट में कोई ऐसी सब्सिडी या स्कीम ना रखे जो काबिल अमल ना हो, यानी उसके लिए पैसे किसी दूसरे ज़रूरी खर्च में से निकालने पड़े। उसके अलावा बहुत से लोग ये भी राय रखते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल मकाम पे खड़ा है उसका फ़ायदा इसी में है कि IMF और दीगर कर्जदारों के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। अब दीगर कर्ज देने वाले इदारों से ताउन का एक आम पाकिस्तानी को फायदा ये होगा कि आइंदा 5 साल के दौरान कर्ज लेने और वापस करने के तरीक़ाकार में इस्लाहात की जा सकेंगी। इसहाक डार साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये बात की थी कि हमने बजट खसारे में जो तब्दीलियां की हैं वो IMF के नुक्ता नज़र से मुस्बत तब्दीलियां होगी। जो बजट हमने IMF को दिखाया है ये नंबर्स उससे बेहतर है। इसहाक डार ने कहा कि बजट के नंबर्स मिलने के बाद IMF हमसे कई बार सवालात कर चुका है और मुझे तवक्को है कि बजट के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मसला साबित हो। जहाँ तक IMF की जानिब से $6 अरब के खसारे को पूरा करने का मुतालबा है तो उस पर वज़ीर ख़जाना ये राय रखते हैं कि वज़ीर आज़म ने MD IMF को कहा कि यह अदाद-ओ-शुमार फरवरी में दिए जाने वाले जारी खातों के खसारे के तखमीने के मुताबिक थे, लेकिन अप्रैल में ये नंबर $3.3 बिलियन पे थे। 30 जून तक हमारा करंट अकाउंट खसारा $4 बिलियन के लगभग होगा। ताहम खबर रसां इदारे रॉयटर्स से बात करते हुए कराची के एक सरमायाकार कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर शहबाज अशरफ साहब ने भी बात की है और ये BBC के ऊपर भी छपा हुआ है कि इस बजट में इस्लाहात का कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं है, जबकि बहुत से दूसरे लोगों की भी यह राय है कि आप जब तवानाई के मंसूबे लगाते रहें, तवानाई के महंगे मंसूबे लगाने के बाद अब आप उसको शमसी तवानाई के ऊपर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो जब आपने वो महंगे तवानाई के मंसूबे RLNG, LNG, LPG के जिसके भी कोयले के लगाए थे या दीगर चीज़ों के लगाए थे तो उसमें भी मराहत आप ही को गई थी, तो अभी शमसी तवानाई के जो मंसूबे लगाए जाएंगे उसमें भी मराहत आपको ही जाएंगी। IMF टैक्स के मामलात में मजीद इक़दामात का भी मुतालिबा कर सकता है। मिफ्ता इस्माइल साहब जिन्होंने IMF के साथ जाके रीनिगोशिएट करने के बाद ये जो कर्ज प्रोग्राम था इसे आगे बढ़ाया था, वो इस बजट के ऊपर और IMF के साथ डील पे क्या राय रखते हैं। वो कहते हैं कि IMF पाकिस्तान के बजट पे सवाल उठा सकता है। अगर हुकूमत कह रही है कि हम इतने अखराजात करेंगे, इतना टैक्स जमा होगा, तो क्या IMF मानेगा? क्या वाकई इतना टैक्स इकट्ठा हो जाएगा जिसका दावा किया गया? उनका यह भी कहना था कि बजट में जो अंदाजे लगाए गए उनको मान भी लिया जाए तो तकरीबन 200 से 250 अरब रुपए का फर्क है जो हुकूमत को पूरा करना पड़ेगा। ये खसारों के अलावा है, ये खसारे नहीं है, इसमें खसारों के लिए आपको कर्जा लेना है। वफाकी हुकूमत की जानिब से नए माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान किया गया। इसकी तफसीलात यूँ है कि 1 से 16वें ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, जबकि 17 से 22वें ग्रेड के अफसरान की तनख्वाहों में 30% एडहॉक रिलीफ अलाउंस की मद में दिया जाएगा। अब ये एडहॉक रिलीफ अलाउंस का मतलब क्या है? ऐसा एडहॉक रिलीफ अलाउंस इससे कबल भी मुख्तलिफ हुकूमतें देती रही हैं, ताहम बाद में इसे मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में जम कर दिया जाता रहा। फिलहाल ये अलाउंस 1 साल के लिए होगा जो आम अल्फाज में कहा जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि अभी ये रिवाइज होगा, मिनी बजट आएगा, तो मिनी बजट जब आएगा तब इसके मुस्तकबिल के ऊपर सवालिया निशान जो लगे होंगे उसका जवाब किसके पास होगा। इसका मतलब यह भी है कि अगर किसी 17वें ग्रेड के मुलाजिम की तनख्वाह 50,000 है तो उसे तनख्वाह की मद में 17,500 रुपये ज़्यादा दिए जाएंगे। उसके साथ सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली मराहत में ये इजाफा शामिल नहीं किया जाएगा और ये उनकी पेंशन में भी काउंट नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% का फ्लैट इजाफा करने की तजवीज़ दी गई थी। वफाकी मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 32,000 तक बढ़ाने की तजवीज़ रखी गई। सरकारी मुलाजमीन की कम से कम पेंशन बढ़ाकर 12,000 रुपये की गई, जबकि EOBI की पेंशन 8,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई। बजट में जो एकदम निजी शोबे के तनख्वाहदार तबके को मुतासर करता है वो इनकम टैक्स की मदद में इजाफा या स्लैब्स में तब्दीली होती है। ताहम इस मरतबा ना तो कोई इजाफा किया गया और ना ही कोई स्लैब्स में तब्दीली की गई। अब इसके ऊपर मैंने बहुत से माहिरीन इक्तसादियात जो हैं उनसे राय ली कि इस बजट में आम आदमी के लिए क्या बुरा है, तो उनका ये मानना है कि आम आदमी के लिए जब इसमें कोई इजाफा टैक्स में नहीं किया गया तो यही सबसे अच्छी बात है। लेकिन फिर सवाल वहीं से उठता है कि ये सारी चीज़ें मैनेज किस तरीके से की जाएंगी, क्योंकि हुकूमत तो कहती थी कि हमें कड़वी गोली निगलना पड़ेगी। ये कड़वी गोली अब भी उन्हें निगलना थी, लेकिन
ये मंजरनामा क्यों तब्दील हुआ, इंतखाबात की तरफ क्यों माइल हुए और बजट में इतने रिलीफ के ऐलानात क्यों हुए, इसकी मंतिक हुकूमत भी जानती है और हुकूमत को वोट देने वाले ये वोटर्स भी जानते हैं। हुकूमत की जानिब से अमीर अफराद से सुपर टैक्स की वसूली के लिए 3 नए स्लैब मुतारिफ करवाने की तजवीज़ दी गई। फाइनेंस बिल के मुताबिक इस वक्त 15 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदन कमाने वाले अफराद पर यकसा तौर पर सुपर टैक्स लगता है। ताहम अब हुकूमत की जानिब से इसमें मजीद 3 स्लैब्स मुतारिफ करवाने की तजवीज़ दी गई है। तजवीज़ करदा 3 नए स्लैब के मुताबिक 35 करोड़ से 40 करोड़ कमाने वाले अफराद पे 6% सुपर टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ सालाना आमदन वाले अफराद पर सुपर टैक्स की शरह 8% करने की तजवीज़ है, जबकि 50 करोड़ से ज़ायद सालाना आमदन वाले अफराद पे 10% के हिसाब से सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। $24,000 तक सालाना की बरामदात पे फ्री लांसर को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोश्तवारों से मुस्तस्ना करार दिया गया। अगर आम आदमी की तनख्वाहों पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया तो हुकूमत कहाँ से टैक्स काटेगी? ऐसे में हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर अपने अखराजात को पूरा करने की कोशिश करती है। ऐसे ही इकदामात में क्रेडिट और डेबिट कार्ड से बैरून मुल्क अदायगियों पर टैक्स फाइलर्स के लिए 1 से बढ़ाकर 5% कर दिया जाएगा, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए 2 से बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा। यह तजवीज़ रखी गई है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से कैश निकलवाने पर 0.6% की शरह से टैक्स लगाने की तजवीज़ भी है। यानी अगर आप नॉन फाइलर हैं तो बैंक से 1 लाख कैश निकलवाने पर आपको 600 रुपए टैक्स देना होगा। हुकूमत ने यह तजवीज़ भी दी है कि घर से बाहर खाना खाने के लिए अगर आप अदायगी डेबिट कार्ड के जरिए करेंगे तो आपको 15 की बजाय 5% टैक्स देना पड़ेगा। हुकूमत टैक्सेस की मद में जमा होने वाली आमदन का लगभग 60% हिस्सा इनडायरेक्ट या बिल वास्ता टैक्सों से हासिल करती है। ये वो टैक्स है जो उन अशिया पर लगाए जाते हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। जब वो कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर लागू जनरल सेल्स टैक्स यानी GST या बिल वास्ता टैक्स कट के हुकूमत को चला जाता है। हुकूमत ने गुज़श्ता बरस के दौरान GST को 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया था। डार साहब ने अपनी तकरीर में जनरल सेल्स टैक्स में इजाफे या कमी का भी कोई ऐलान नहीं किया। जो इस वक्त 18% है उसमें जाहिर है खाने पीने की अशिया भी आती हैं। किस तबके और मसनूआत को सब्सिडी दी जाती है ये वाज़े रहना चाहिए। जब बुनियादी ज़रूरत की कुछ ऐसी अशिया इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएं कि उनकी रसाई आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाए तो हुकूमत उसकी मदद करने के लिए उन अशिया पर सब्सिडी देती है, यानी इमदाद देती है। इस सब्सिडी से हुकूमत उस चीज़ की कीमत का हिस्सा खुद अदा करती है। हुकूमतें बजट में ऐसी सब्सिडीज़ के लिए अलहदा से खास तौर पर हुकूम रखती हैं और इस वक्त पाकिस्तान में आम आदमी को तारीख की बदतरीन महंगाई का सामना है। ऐसे में वो खास तौर पर बजट में हुकूमत की तरफ देख रहा होगा कि हुकूमत कितनी चीज़ों और कितनी अशिया के ऊपर सब्सिडी देती है। आइंदा माली साल के बजट में बिजली, गैस और दीगर शोबों पर सब्सिडी के लिए 1074 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ये वो मंजरनामा है जिससे हुकूमत सब कुछ अर्न करना चाहती है। अब पाकिस्तान के अंदर टैक्स कौन कौन देता है? पाकिस्तान के अंदर 95% तबका ऐसा है जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्सेस देता ही देता है। यानी आपने बाजार से कोई चीज़ खरीदनी है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बाजार से खरीदी जाने वाली चीज़ पर टैक्स ना अदा कर रहे हो। यहां पे मसला क्या है? मसला यह है कि 50% की डॉक्यूमेंटेशन है, 50% की डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। 50% पाकिस्तान का कारोबार भी बगैर डॉक्यूमेंटेशन के चलता है। जो बगैर डॉक्यूमेंटेशन के चलता है उसे हुकूमत रिलीफ देने के लिए यह कर देती है कि अगर फाइलर से टैक्स 5% लिया जा रहा है तो आपसे 15% लिया जाएगा। ये तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा नहीं होता। तरक्की याफ्ता ममालिक में नॉन फाइलर्स जो होते हैं उनकी पकड़ होती है। अगर वो अपना कारोबार किसी और मुल्क में भी चला रहे हैं तो उन्हें फिर भी मुल्क के अंदर टैक्स अदा करना होता है। हमारे यहाँ क्या किया जाता है? हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आपने एक गाड़ी खरीदनी है तो फाइलर वाले पे 50,000 रुपया लगेगा, तो आपके ऊपर 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए लगेंगे। यानी वो करप्शन की कमाई कमाए, ब्लैक मनी अपने पास रखे और ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए हुकूमत को 1 लाख रुपया दे दे तो हुकूमत मान लेगी कि भाईजान आपकी वाइट हो गई। ये कौन सा उसूल है? क्योंकि इसी के अंदर ये जितने वडेरे, ये जितने पाकिस्तान की बड़ी अशराफिया है, ये तमाम की तमाम सेनेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, ये सूबों के अंदर या ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठी होती है। इनके अपने मफादात इससे जुड़े होते हैं, इनकी अपनी जायदादें इसी तरीके से बनी होती हैं और इसलिए ये आम आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे होते। वो जो कहते हैं कि खाता है तो लगाता भी है, ये बेसिकली रिलीफ वो अपने आप को दे रहे होते हैं कि अपने आप को रिलीफ दिए जाएं तो आपको उसके साथ रिलीफ मिल जाता है। जिस दिन उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पे हो गया कारोबार, वो सारे टैक्स अदा करना शुरू हो गए, तो याद रखिए कि आपके ऊपर भी पकड़ होगी। ये आपको रिलीफ के नाम पे अपने आप को रिलीफ देते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा ये है कि कहीं पे कुछ खामोशी तारी है और कहीं पे इजलासों की सदारत अब कोई और कर रहा है, जिससे तासुर ये आ रहा है कि शायद उस पार्टी की सदारत जो है वो तब्दील होने वाली है।
दूसरी तरफ जितने धड़े बन रहे हैं, मैंने कल भी ये बात की थी कि 13 पार्टीज ने अगर कोई गुल खिला दिए पाकिस्तान में तो चौधरी भी बन जाए, उसने भी जो गुल खिलाने वो खिला ले। लेकिन मंजरनामा ये है कि चौधरी जो पार्टी बनी है ना, वो पहल उनके तमाम लोग ये कहते थे कि वोट एंटी पीडीएम है, लेकिन अब आके वो ये कहते हैं कि पीडीएम के साथ तो हमारा इल्हाक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ तो बहुत अच्छा ताल्लुक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी यही राय रखती है कि इन लोगों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, इन लोगों के साथ मुस्तकबिल में चल के हम सियासी उमूर भी अंजामदही की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अब ये सारे ही अगर इकट्ठे हो गए तो ये बता दीजिए कि पाकिस्तान में अपोजिशन में कौन होगा? अपोजिशन में क्या कोई स्टूडेंट तहरीक को आप ऊपर लाना चाहते हैं, या अपोजिशन आप हमसाया मुल्क से किसी जमात से करवाना चाहते हैं, या अपोजिशन आप सिर्फ व्लॉगर से करवाना चाहते हैं, या अपोजिशन बाहर बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से करवाना चाहते हैं? कोई एक अपोजिशन की पार्टी तो छोड़ दे पाकिस्तान में, जो कोई भी बरसर इक़्तिदार हो तो उसके मुखालिफ आवाज़ निकालने के लिए तैयार हो। बसूरत दीगर अपने मफादात के लिए आप टोले बनाते हैं और ये टोले अपने ही मफादात के लिए अलहदा भी हो जाते हैं। लेकिन ये जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत से लोग बल्कि ज़्यादातर यही राय रखते हैं कि ये चले हुए कारतूस हैं, और मेरी नज़र में ये चले हुए कारतूस नहीं है, ये ज़्यादा बड़े बम हैं जो किसी भी वक्त फटे तो किसी को भी अपने साथ बहा के ले जाएंगे। इनसे बचने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।